जाएगा तो कार का रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल इसलिए नहीं है क्योंकि कार के रेफरेंस फ्रेम में आपको दिख रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं। वहां पे इनका जहां पे इनके मॉलिक्यूल्स एक्चुअली टच कर रहे हैं वहां पे आपकी कॉन्टैक्ट सरफेस है। इस केस में हमारी कॉन्टैक्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल है। आपने देखा होगा HCV में एक क्वेश्चन 3 ब्लॉक्स है, मासेस गिवन है, नोटिस करो ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है भौतिकी प्लस के इस जेई सेंचुरी वीडियो में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं न्यूटन्स लॉज मोशन के एक टॉपिक 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम के बारे में। बच्चों 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम पे आने से पहले मैं न्यूटन्स लॉज के बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए, न्यूटन्स लॉज की स्टेटमेंट्स हम सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उस डिस्कशन में कुछ अपना पर्सपेक्टिव एक ऐड करूं और कुछ ऐसी बातें बोल पाऊं जो हो सकता है इतना एक्सप्लिसिटली बुक्स में ना लिखी हुई। तो स्टार्ट करते हैं नेचुरली न्यूटन्स थर्ड लॉ से। न्यूटन्स थर्ड लॉ सबसे पॉपुलर लॉ है, जिसको भी फिजिक्स नहीं आती उसको न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में पता होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन मैं चाहता हूं अभी आप सोचें न्यूटन्स थर्ड लॉ की सिग्निफिकेंस क्या है। ये तो मैं समझ में आ गया, ए अगर बी पे फोर्स लगाता है एफ वेक्टर तो बी ए पे फोर्स लगाता है माइनस एफ वेक्टर। लेकिन एक्चुअली न्यूटन्स थर्ड लॉ नेचर के बारे में क्या बोलना चाह रहा है। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस क्वेश्चन को आंसर क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी बच्चे जो है ना, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि सर ऐसा क्यों है कि जो फोर्स ए बी पे लगाया है एग्जैक्टली उसी के ऑपोजिट फोर्स बी ए पे लगा रहा है। मतलब दो अलग अलग चीजें जो हो रही है उनमें से फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम क्यों आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूं आप इस तरह से सोचें कि न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें मेनली ये बता रहा है कि फोर्स इज एन इंटरैक्शन। फोर्स दो चीजों के बीच में इंटरैक्शन है, फोर्स एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। इन अदर वर्ड्स मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर इस यूनिवर्स में केवल मैं एक ऑब्जेक्ट हूं तो मैं किसी पे फोर्स लगा नहीं रहा हूं और कोई और भी मुझ पे फोर्स नहीं लगा रहा होगा। फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच का इंटरैक्शन है, या फिर मैं अगर दूसरे वर्ड्स में बोलूं, फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच का हैंडशेक है। सो इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि वो जो हैंडशेक है दोनों उसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी सिग्निफिकेंस है न्यूटन्स थर्ड लॉ की। मैं लिख देता हूं यहां पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ सिग्निफिकेंस हो गया फोर्स इज एन इंटरैक्शन। अच्छा, मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में बात इसलिए शुरू की क्योंकि ये सबसे पॉपुलर लॉ है। अब आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ के बारे में सोचते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है ना, उसकी स्टेटमेंट काफी सेटिस्फैक्टरी लगती है मुझे, काफी अच्छा लगता है उसकी स्टेटमेंट को पढ़ के मुझे, क्योंकि न्यूटन्स लॉ से पहले हमने काइनेमैटिक्स चैप्टर पढ़ा होता है और काइनेमैटिक्स चैप्टर में हमें बताते हैं कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स है। यानी कोई चीज रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है, ये केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए कोई सेम चीज रेस्ट में भी हो सकती है और यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकती है। तो इसलिए मुझे बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है कि नेचर भी इस सिमेट्री को फॉलो करता है। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में बताता है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रही तो दो चीजें पॉसिबल है, या तो वो रेस्ट में रहेगा, अपने उस रेस्ट को मेंटेन करेगा, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा और उस यूनिफॉर्म मोशन को भी मेंटेन करेगा। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि नेचर जैसा बिहेव करता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए जब वो रेस्ट में हो या फिर जब वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, इन दोनों सिचुएशन में सिमेट्री है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन वैसे ही एक मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव है, तो नेचर के लॉज भी इन दोनों सिचुएशन में सेम होने ही चाहिए। मैं लिख देता हूं यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की सिग्निफिकेंस मैंने तुम्हें क्या बताई है। मैंने बोला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमें पहली चीज पता लग रही है, देयर इज अ सिमेट्री बिटवीन रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन। नेचर जैसा बिहेव करता है एक ऑब्जेक्ट के लिए इन दोनों स्टेट्स में, वो बिहेवियर सेम है नेचर। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इक्वेशन सबको पता है, F इक्वल टू एम ए। अगेन थोड़ा सा उसमें डीप किस पॉइंट के बारे में बात करना चाहूंगा मैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये भी एक्चुअली क्वेश्चन जो है बच्चे मुझसे पूछ चुके हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पजल क्या है, मिसकंसेप्शन क्या है।
आप लोग जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट F इक्वल्स ma, मैं स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं अभी सिंप्लिसिटी के लिए। तो इसमें चीज नोटिस करो कि अगर मैं a की वैल्यू 0 डाल दूं तो F 0 आ जाएगा, और अगर मैं F की वैल्यू 0 डाल दूं तो a 0 आ जाएगा। यानी हम क्या बोल रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ में अगर मैं एक्सेलरेशन 0 डाल देता हूं तो फोर्स 0 आ जाती है। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 का मतलब या तो रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसके बाद नेट फोर्स 0 होगी। एंड वाइस वर्सा, यानी कि वाइस वर्सा मतलब इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। न्यूटन सेकंड लॉ में अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ईदर रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन। बहुत सारे वर्ड्स मैंने बोल दिए बच्चों, बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ में एक्सेलरेशन या फोर्स की वैल्यू 0 डाल देता हूं तो ऐसा लगता है कि वही सिचुएशन वापस आ जाती है जो न्यूटन फर्स्ट लॉ में बताई गई। तो क्या मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, क्वेश्चन मेरा ये है, क्या हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ एक स्पेशल केस है ऑफ सेकंड लॉ? यानी क्या मैं बोल सकता हूं कि न्यूटन सेकंड लॉ मुझे पता है, न्यूटन सेकंड लॉ में एक स्पेशल केस ले लें, a इक्वल टू 0 f इक्वल टू 0 और उससे फर्स्ट लॉ डिराइव हो जाए। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? अभी तक मैं जो डिस्कशन किए उससे आपको लग रहा होगा कि स्टेटमेंट थोड़ी सी करेक्ट की तरफ जा रही है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। और लॉजिकली वैसे भी हम सोचें तो नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से डिराइव हो रहा होता तो न्यूटन ने ऑब्वियसली दो डिफरेंट लॉज नहीं बनाए होते, ठीक है? तो कैसे मुझे पता है क्या एक्चुअली रिलेशन है न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में, बीच में क्या एक्चुअली रिलेशन? देखो, हमें सोचना है न्यूटन सेकंड लॉ कब अप्लाई होता है। कौन से रेफरेंस फ्रेम में अप्लाई किया जा सकता है न्यूटन सेकंड लॉ, ये हमें सोचना है। आई एम श्योर जैसे ही मैं पूछ रहा हूं कि न्यूटन सेकंड लॉ कौन से रेफरेंस फ्रेम में अप्लाई किया जा सकता है, आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। लेकिन बच्चों ये वर्ड इनर्शियल तो हमें सबको याद है, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में बात करते हैं अभी, ठीक है? कौन से रेफरेंस फ्रेम में एप्लीकेबल है, मैं लिख देता हूं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। लेकिन इनर्शियल फ्रेम जो है, ये वर्ड याद करना तो आसान है जैसे मैंने बोला, लेकिन इसका मीनिंग समझना इतना इजी नहीं है। क्या मतलब होता है इनर्शियल फ्रेम का, इसके बारे में बात करते हैं अब नेक्स्ट बोर्ड। क्या होता है इनर्शियल फ्रेम? जैसे ही मैं किसी को पूछूंगा कि बच्चों इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, बच्चे मुझे बोलते हैं सर इनर्शियल फ्रेम का मतलब एक ऐसा फ्रेम जो कि एक्सेलरेटेड नहीं है, नॉन एक्सेलरेटेड है। यानी कि उसकी एक्सेलरेशन 0 है, तो या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हो सकता है आपको ये डेफिनेशन जो है सेंसिबल लगे, लेकिन लॉजिकली अगर हम सोचें तो इस डेफिनेशन का कोई मीनिंग नहीं बन पाएगा। क्योंकि सोच के देखिए, फ्रेम की बात कब आती है ना? हम बात कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम की बात कब आती है, जरूरत कब पड़ती है? रेफरेंस फ्रेम एक ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है मोशन को, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करने की। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम है जो कि खुद नॉन एक्सेलरेटेड है। यानी मैं इनर्शियल फ्रेम के मोशन के बारे में बात कर रहा हूं ना, तो इसके मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए भी तो कोई फ्रेम चाहिएगा, है ना भाई? अगर मैं इसके मोशन के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं तो उस मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो एक्चुअली हम क्या बोल रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम है विच इज नॉन एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू अनदर इनर्शियल फ्रेम। मतलब x एक ऐसी चीज है जो कि नॉन एक्सेलरेटेड है विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक सर्कुलर डेफिनेशन है। आई होप ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों की एक डेफिनेशन क्यों काम नहीं करती। लेकिन फिर भी मैं एक छोटे से एग्जांपल से और बताता हूं कि इस डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है, जिन लोगों को भी ये क्लियर नहीं हुआ है। देखो, तीन चीजों के बारे में सोचिए। लेट्स से देयर इज ए जो कि ग्राउंड पे स्टेशनरी है, बी जो कि ग्राउंड पे मूव कर रहा है, एंड सी जो लेट्स से हवा में उड़ रहा है। ठीक है, ए तो स्टेशनरी है ग्राउंड पे, बी मूव कर रहा है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और सी भी मूव कर रहा है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सा फ्रेम इनर्शियल है, ए बी सी में से कौन सा रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल है,
तो ऑब्वियसली आंसर उसका ए इनर्शियल है, बी और सी नॉन इनर्शियल। लेकिन अगर आप पूछें कि एक्सेलरेशन ऑफ सी रिलेटेड टू बी क्या होगा, सी का एक्सेलरेशन बी के रिलेटिव क्या होगा, अगर आप ऐसे सोचें सी का एक्सेलरेशन बी के रिलेटिव, तो देख सकते हो ना 1 - 1 0 हो जाएगा। यानी सी जो है एक नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है बी के रिलेटिव, लेकिन फिर भी सी इनर्शियल फ्रेम नहीं कहला सकता, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम को नॉन एक्सेलरेटेड होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, इनर्शियल के रिस्पेक्ट। इसका मतलब क्या होगा, एक इनर्शियल को ढूंढने के लिए हमें दूसरा इनर्शियल चाहिए, दूसरा इनर्शियल को ढूंढने के लिए तीसरा चाहिए, और तीसरे को ढूंढने के लिए चौथा चाहिए। इस तरह से एक इनफाइनाइट चेन बन जाएगी। तो जब तक बेस में इसके कुछ नहीं होता, तब तक हम कोई भी इनर्शियल फ्रेम इस डेफिनेशन से नहीं ढूंढ पाएंगे। तो बच्चों, ये डेफिनेशन इनर्शियल फ्रेम की काम नहीं करती है। तो एक्चुअली इनर्शियल फ्रेम हम कैसे पता करते हैं, कैसे हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर पाते हैं? एक्चुअली इनर्शियल फ्रेम को ढूंढने के लिए हमारे पास है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ प्रैक्टिकली हमारे लिए एक टूल की तरह काम करता है, ये बताने के लिए कि कोई रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल है या नहीं। कैसे? इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन होती है एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड है। ठीक है, मैं एकदम सिंपल शब्दों में लिख देता हूं यहां पे। जिस रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड होगा, वो रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल कहलाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली वो रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल कहलाएगा। इनफैक्ट इसीलिए हम जो बोलते हैं ना ग्राउंड फ्रेम इनर्शियल है, बच्चों वो इसीलिए है क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में जब प्रैक्टिकली जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को अगर रखा हुआ है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट, उससे फोर्स नहीं लग रही, तो या तो रेस्ट पे रहता है या यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करता है। तो ग्राउंड फ्रेम में एक्सपेरिमेंटली हमें पता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड है, इसीलिए हम उसको इनर्शियल बोल सकते हैं। ऐसे तुम सोच सकते हो कि अगर आप एक कार में बैठे हैं और कार अचानक से एक्सेलरेट करे, तो उस कार में कोई ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, जैसे आपके पास होता है ना मिरर पे कोई एक टॉय हैंग कर रहा होता है, जैसे ही कार मूव करेगी तो टॉय जो है पीछे की तरफ मूव करने लगेगा, यानी कि बिना किसी फोर्स के आपको मोशन दिख जाएगा। तो कार का रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल इसलिए नहीं है क्योंकि कार के रेफरेंस फ्रेम में आपको दिख रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है। आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आ गई है। मैं एक बार समराइज कर देता हूं हम यहाँ पे कैसे पहुंचे थे। देखो, हम बात कर रहे थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के रिलेशन के बारे में। मैंने बोला कि ऐसा लगता है न्यूटन सेकंड लॉ में ये स्पेशल केसेस अगर डाल दिए जाए तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वापस आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि क्या हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का एक स्पेशल केस है। मैंने बोला ऐसा नहीं बोल सकते, हमें इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे? पहले हम सोचेंगे न्यूटन सेकंड लॉ कब अप्लाई किया जाता है। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया जाता है इनर्शियल फ्रेम में। लेकिन इनर्शियल फ्रेम की जो डेफिनेशन है वो ऐसे नहीं दी जा सकती है कि इनर्शियल फ्रेम एक ऐसी चीज है, एक ऐसा फ्रेम है जो नॉन एक्सेलरेट। इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन करने के लिए हमें फर्स्ट लॉ की जरूरत है। तो जब फर्स्ट लॉ से पहले हमें कोई इनर्शियल फ्रेम मिलेगा, उसके बाद ही आप सेकंड लॉ अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव हो जाए। आई होप बच्चों ये बातें आपको पूरी क्लियर है। तीनों जो लॉज है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, थोड़ा थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा आपको कुछ बताने की कोशिश की है, थोड़ा सा वैल्यू ऐड करने की कोशिश की है। अब अपने करंट टॉपिक पे आ जाते हैं। आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन चैप्टर में टू ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, तो आ जाता हूं मैं यहाँ पे क्या क्या मैं डिस्कस करूंगा टू ब्लॉक प्रॉब्लम में। देखो, थोड़ा सा मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन आपको याद होगा, फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक, काइनेटिक। स्पेशली हमें स्टैटिक फ्रिक्शन में दिक्कत होती है। स्लिपिंग क्या होती है, कंडीशन ऑफ स्लिपिंग क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग क्या होती है, और फिर उसके बाद सीधा आ जाएंगे अपने क्वेश्चंस पे, टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन से। क्या होता है फ्रिक्शन? मतलब कोई भी जेई के स्टूडेंट को अगर मैं पूछूं कि बेटा फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे एक्ट करता है, इमीडिएटली उसे क्या पता होना चाहिए? तो सबसे पहली बात, फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? जब दो सॉलिड ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। ध्यान दो बच्चों, जैसे ये दोनों मेरे हाथ कांटेक्ट में है ना, ध्यान दो, जहां पे कांटेक्ट में आ रहे हैं वहां पे इनका, जहां पे इनके मॉलिक्यूल्स एक्चुअली टच कर रहे हैं, वहां पे आपकी एक कांटेक्ट सरफेस है। इस केस में हमारी कांटेक्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, एक चीज और नोटिस करो, जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कांटेक्ट कंस्ट्रेंट। मतलब उनका मोशन कैसा हो सकता है,
उसमें आपस में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों का मोशन सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये दोनों कांटेक्ट में है तो ऐसे ऊपर नीचे अगर मूव करेंगे, वर्टिकली मूव करेंगे, जो कि कांटेक्ट सरफेस से नॉर्मल है, तो इनका मोशन सेम होना चाहिए, तभी ये कांटेक्ट में रह सकते। कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल मोशन डिफरेंट हो सकता है तो भी कांटेक्ट मेंटेन होगा। तो पहले जो पॉइंट यहां लिखा हुआ है ना, टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट, यहां से मैं चाहता हूं आप लोग याद रखें, जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो कांटेक्ट कंस्ट्रेंट होता है, और कांटेक्ट कंस्ट्रेंट से अपने को क्या पता चलता है कि उनका मोशन सेम होगा नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है, अलोंग नॉर्मल टू द कांटेक्ट सरफेस। मैं यहाँ पे अलोंग नॉर्मल लिख रहा हूं शॉर्ट रखने के लिए, लेकिन मेरा मतलब है अलोंग द नॉर्मल टू द कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल जो डायरेक्शन है या टेंजेंशियल जो डायरेक्शन है, उसमें दोनों का मोशन डिफरेंट हो सकता है। इनफैक्ट बच्चों, इसी को स्लिपिंग बोला जाता है। तो स्लिपिंग का मतलब क्या होता है? स्लिपिंग का मतलब होता है रिलेटिव मोशन पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिलेटिव मोशन पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस। अगर सिंपल वर्ड से समझाना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मोशन डिफरेंट है, कौन से एक्सिस पे? कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल एक्सिस पे। तो जैसे ऐसे अगर मैं मूव कर रहा हूं तो दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, मैं बोलूंगा स्लिपिंग नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से मूव करूंगा तो आप देख रहे हैं दोनों का मोशन अलग अलग है, तो मैं बोलूंगा दोनों के बीच में स्लिपिंग। अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया फ्रिक्शन एक्ट करता है जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। फ्रिक्शन अपोज करता है या तो स्लिपिंग को। स्लिपिंग क्या होता है मैंने अभी आपको बता दिया, इसको भी यहाँ पे समराइज कर देते हैं। स्लिपिंग का मतलब होता है रिलेटिव मोशन पैरेलल टू या टेंजेंशियल टू कांटेक्ट सरफेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करो, मैंने दो चीजें लिखी हैं। फ्रिक्शन जो है अपोज करता है या तो स्लिपिंग को, या फिर फ्रिक्शन अपोज करता है साथ ही टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग को। अब इसका क्या मतलब है? स्लिपिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, इसका क्या मतलब है? तो बच्चों ये चीजें जो है मैं आपको नेक्स्ट बोर्ड पे आराम से समझाने वाला हूं। तीन चीजें अपने को समझनी है। एक, नो स्लिपिंग, ठीक है। एक, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, एंड देन थोड़ा सा जो इजीएस्ट है, स्लिपिंग। तीनों के बारे में बात करेंगे कि तीनों का क्या मतलब होता है, कैसा दिखता है हमें ये तीनों चीजें, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज तीन केसेस में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तीनों के केसेस दिखाते हैं। फर्स्ट केस देखिए, नो स्लिपिंग। तो आपको दिख रहा है फोन रखा हुआ है मेरे हाथों पे, ठीक है। मैं कोई इसको पुश करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। दिस इज नो स्लिपिंग। अगर मान लीजिए मैं इस फोन को इस तरह से स्लाइड कर रहा होता, ठीक है, इस तरह से स्लाइड कर रहा होता, तो ये कौन सा केस हो जाता? ये होता है स्लिपिंग। फिर से देखिए, फर्स्ट रखा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट इस तरह से मूव करा रहा हूं, तो जब ये रखा हुआ था वो था नो स्लिपिंग। जब इसको मैं ऐसे स्लाइड करा रहा था, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन था, वो था स्लिपिंग। अब टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग कैसा है? देखो, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग मैं आपको दिखा सकता हूँ। फोन है और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे पुश कर रहा हूं, आपको चाहे नहीं दिख रहा हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगा रहा हूं, इसको पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से, रफनेस की वजह से फोन मूव नहीं कर रहा है। तो आपको नोटिस करना है कि देखने में नो स्लिपिंग, दिस नो स्लिपिंग, एंड टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, देखने में ऑब्जेक्ट आपको सेम दिखाई देगा, चाहे स्लिपिंग हो या फिर नो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग हो, ठीक है। शायद मैंने उल्टा बोल दिया लास्ट में। मैंने बोला देखने में ऑब्जेक्ट सेम दिखेगा जब या तो नो स्लिपिंग हो या फिर टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग हो। इसको लिख देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट लुक्स द सेम। तो कैसे हमें पता चलेगा? जब देखने में हमें सेम चीज दिखाई दे रही है तो हमें कैसे पता चलेगा? ऑब्जेक्ट के मोशन से तो हमें पता लग नहीं रहा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि नो स्लिपिंग वाला केस है, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग वाला केस है? तो आपको बच्चों ऐसे करना है, जब भी ये कंफ्यूजन हो, आपको अपने दिमाग में एज्यूम करना है कि क्या होता अगर जो सरफेस है उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं हो, ठीक है। तो दो केसेस सोचो। एक, मैंने इस फोन को बस ऐसे रखा हुआ है, क्या होगा अगर मेरे हाथ में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, फोन बस यहां रखा रहेगा। तो इस केस में नो स्लिपिंग है और टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग भी नहीं है। लेकिन दूसरा केस सोचो,
मैंने इस फोन को रखा हुआ है और थोड़ा सा पुश कर रहा हूं, ये रुका हुआ है, लेकिन क्या होता अगर मेरे हाथ में फ्रिक्शन नहीं होता? तो अगर मेरे हाथ में फ्रिक्शन नहीं होता तो पता क्या होता, जैसे मैं इसको थोड़ा सा पुश करता ना, भाग जाता। तो फिर मैं बोलूंगा कि चाहे अभी स्लिपिंग नहीं है फ्रिक्शन की प्रेजेंस में, लेकिन यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, हमें देखने में नो स्लिपिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग ऑब्जेक्ट सेम दिखाई देगा। कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? हम इमेजिन करेंगे क्या होगा सिचुएशन अगर सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है। तो मैं इस तरह से इसको पुश कर रहा हूं, आपको दिख रहा है स्लिपिंग नहीं है, लेकिन टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है। कैसे मुझे पता? क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूं कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होने वाला था, तो जैसे मैं इसको पुश करता है भाग जाता। इसका मतलब फ्रिक्शन की प्रेजेंस में जब आपको स्लिपिंग नहीं दिख रही तो वहां पे टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग होगी। आई होप बच्चों ये सबको क्लियर है। मैं लिख भी देता हूं, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग के लिए हमने क्या स्टेप सोचे। पहले एज्यूम करें कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन की एब्सेंस में अगर स्लिपिंग हो रही होती, अगर यहां पे स्लिपिंग हो रही होगी इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, तो प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन में वहां पे टेंडेंसी होगी। ठीक है, इसी से आप लोग समझ पाते हैं ना कि जब हम वॉक करते हैं, अभी आपको यहाँ पे कैमरे पे मेरे शूज नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अभी आप सोच सकते हैं कि जब हम वॉक करते हैं तो हमारे पैर जो है स्लिप नहीं करते फ्लोर पे, लेकिन टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग होती है ना, जैसे कार्टून में दिखाते हैं। अगर अगर फ्लोर जो एकदम स्लिपरी है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो एक ही जगह पे खड़ा रहता है, एक ही जगह पे उसके पैर चलते रहते हैं। तो वो आपको यही बता रहा है कि जब हम वॉक कर रहे हैं तो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है। अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया कि फ्रिक्शन के बारे में बेसिक चीजें किसी भी बच्चे को क्या पता होनी चाहिए। फिर से समराइज कर रहा हूं, फ्रिक्शन कब लगता है? जब दो सॉलिड ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। जब दो सॉलिड ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो कांटेक्ट सरफेस बनती है। कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल दोनों का मोशन सेम होता है, कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल मोशन डिफरेंट हो सकता है। अगर मोशन डिफरेंट है तो उसको बोलते हैं स्लिपिंग। फ्रिक्शन इसको अपोज करता है। फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग को भी अपोज करता है। टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग क्या होती है, कैसे पता करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। बच्चों अब सीधा एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। हमारा आज के वीडियो में जो है ना, पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो मेरे को डिस्कस करनी है वो है टू ब्लॉक प्रॉब्लम। बच्चों को इस पे, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका आपके साथ, बच्चों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि दो ब्लॉक प्रॉब्लम है, कैसे उसको सॉल्व करें। तो मैं एकदम बेसिक से बिल्ड करूंगा। पहली बात देखो, फ्रिक्शन में दो टाइप का फ्रिक्शन हो सकता है ना। एक तो हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसे करते हैं, इसको लिख लेते हैं। यहां पे देखिए, देखिए फ्रिक्शन दो टाइप का हो सकता है ना, अपने को पता है। एक तो काइनेटिक और एक स्टैटिक। बच्चों मेरे एक्सपीरियंस से क्या है ना, जब भी क्वेश्चन में काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा होता है, बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होती, स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती, क्वेश्चन का आंसर आराम से आ जाता है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में तुम जानते हो कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है मैग्नीट्यूड में। दूसरी बात, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब स्लिपिंग हो रही होती है, और स्लिपिंग अपने को साफ साफ दिख जाती है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जब आता है तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, एडजस्टेबल है। और दूसरी बात, स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब स्लिपिंग नहीं हो रही है, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। तो हम दोनों ही जगह अटक जाते हैं। पहली बात तो हम ये नहीं समझ पाते टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है कि नहीं, और दूसरी बात अगर ये है, हमें पता लग भी गया, तो फिर हम फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे। आपको ध्यान रखना है, जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्लिपिंग है या नहीं है, सबको सॉल्व करने का एक कॉमन तरीका है, एक कॉमन रामबाण है जो हर जगह काम करेगा। आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के प्रॉब्लम्स में भी काम करेगा, आगे रोटेशन में भी काम करेगा, जो मैं भी आपको बताने वाला हूं, और उसी को अप्लाई करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। क्या है हमारा एक कॉमन तरीका? जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन आएगा जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्लिपिंग की टेंडेंसी है या नहीं है, हमें कंफ्यूजन है, स्टैटिक है काइनेटिक है, हमें कंफ्यूजन है, आप ऐसे स्टार्ट करेंगे। पहले अज्यूम कर लें कि स्लिपिंग नहीं है। ठीक है, मान लें
कि आपकी जो सिचुएशन है, दो ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में, उनके बीच में स्लिपिंग नहीं है। बेटा अगर स्लिपिंग नहीं होगी तो अपने को पता है ना कि फ्रिक्शन स्टैटिक होना चाहिए। और स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसका मतलब इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन में F इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल मत कर देना, ठीक है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, ये है। तो अपने को ये नहीं लिखना है कि F इक्वल टू म्यू एन, ये नहीं लिख सकते। कैसे निकालेंगे फ्रिक्शन की वैल्यू? जब भी क्वेश्चन में ऐसा होगा ना, तो फ्रिक्शन स्टैटिक अगर है तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते फ्रिक्शन की वैल्यू, आपको न्यूटन्स लॉज अप्लाई करने पड़ेंगे। तो आप सेकंड स्टेप में न्यूटन्स लॉज अप्लाई करें और फ्रिक्शन के लिए सॉल्व करें। मैं अभी आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा। फ्रिक्शन के लिए सॉल्व करें, ठीक है। फ्रिक्शन आपने निकाल लिया और फिर जो है आप यूज कर सकते हैं कंडीशन ऑफ स्लिपिंग। जब स्लिपिंग होने ही वाली है, जिस टाइम पे स्लिपिंग जस्ट होने वाली है, सोच के देखो उस टाइम पे फ्रिक्शन कहां होगा। हम जानते हैं कि फ्रिक्शन स्टैटिक से काइनेटिक में कन्वर्ट होता है जस्ट वर्ज ऑफ स्लिपिंग वाले पॉइंट पे, जबकि फ्रिक्शन की वैल्यू अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच चुकी होती है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, आपको क्या चेक करना है, या तो आप अगर स्लिपिंग की कंडीशन लगाना चाहते हैं तो ये लगा दें फ्रिक्शन की वैल्यू हो चुकी होगी अपनी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल। अगर आप स्लिपिंग करवाना चाहते हैं, स्लिपिंग वाला पॉइंट ढूंढना चाहते हैं, आप वो पॉइंट ढूंढना चाहते हैं जहां पे स्लिपिंग ना हो, तो आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू, ताकि स्लिपिंग ना हो। ठीक है, ये 3 स्टेप है और सिंपल सा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, ये हर जगह काम करेगा। पहले मान लो स्लिपिंग नहीं हो रही, न्यूटन्स लॉज लगाओ, फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, फ्रिक्शन को म्यू इनटू नॉर्मल मत लो, और तीसरा फिर चेक कर लो फ्रिक्शन कब लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचेगा, उस टाइम पे स्लिपिंग स्टार्ट होगी। और नहीं करानी स्लिपिंग तो ये इनइक्वालिटी अपनी सेटिस्फाई करा दो कि फ्रिक्शन शुड बी लेस देन लिमिटिंग वैल्यू, तो स्लिपिंग नहीं होगी। एक एग्जांपल से देखते हैं इमीडिएटली, सबसे सिंपल एग्जांपल से वन ब्लॉक प्रॉब्लम्स। बच्चों ये सबको आता है वैसे करना, लेकिन मैं अपने स्टेप्स को फॉलो करके इसको सॉल्व करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी फोर्स मैं लगाऊं, कितनी फोर्स लगाऊं ताकि स्लिपिंग हो जाए, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ स्लिपिंग हैपेंस। तो क्या हमारे स्टेप्स थे, जरा याद करिए। पहला स्टेप था, मान लेते हैं स्लिपिंग नहीं हो रही। बच्चों अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में क्या बोल सकता हूँ, दो फोर्स लग रही होंगी ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक तो फोर्स एक्सटर्नल आपने लगा दी और एक हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो। मैं वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस नहीं दिखा रहा हूं। अच्छा, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है, पहला स्टेप में हमने मान लिया, और नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड तो स्टेशनरी है, तो स्लिपिंग नहीं हो रही, तो ये भी स्टेशनरी होगा। तो सेकंड मैं न्यूटन्स लॉज अप्लाई करूंगा। मैं बोलूंगा अगर स्लिपिंग नहीं हो रही, ये स्टेशनरी है, एक्सेलरेशन 0 है, तो मैं बोलूंगा कैपिटल एफ और स्मॉल एफ बैलेंस कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो स्मॉल एफ की वैल्यू कैपिटल एफ के इक्वल होगी। और तीसरे केस में मुझे क्या करना है, तीसरे केस में मुझे देखना है कब कब तक ये ऐसा होगा, कब तक नो स्लिपिंग रहेगी। तो नो स्लिपिंग रखने के लिए अपने को क्या कंडीशन अप्लाई करनी होती है, फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू। लेकिन फ्रिक्शन किसके इक्वल आया यहाँ पे, फ्रिक्शन आया कैपिटल एफ के इक्वल, तो मैं लिख सकता हूँ ना कैपिटल एफ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। और लिमिटिंग वैल्यू आप जानते हैं इस सरफेस पे नॉर्मल mg होगा, तो लिमिटिंग वैल्यू आने वाली है म्यू mg के इक्वल। तो हमारा आंसर आ जाएगा कैपिटल एफ लेस देन इक्वल टू म्यू mg, मतलब कि जब तक की फोर्स इस म्यू mg की वैल्यू से कम है तब तक हमारी अजम्पशन करेक्ट है, नो स्लिपिंग होगी। बच्चों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसी सिंपल क्वेश्चन के आंसर की वजह से ना कुछ मिसकंसेप्शंस आ जाती है। क्या मिसकंसेप्शन आ जाती है? देखिए ये जो रिजल्ट है इसको बच्चे याद कर लेते हैं। क्या याद रखते हैं बच्चे कि देखो ये है एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स, और ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बच्चे क्या याद कर लेते हैं कि कभी भी किसी क्वेश्चन में स्लिपिंग की कंडीशन कैसे निकालनी है, एक्सटर्नल फोर्स को लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल कर दो। क्या बोला मैंने, एक्सटर्नल फोर्स को लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल कर दो। लेकिन ये नहीं याद रखना है आपको, ध्यान दो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्यों आया था, एक्चुअली कॉन्सेप्ट में क्या था, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं आना था, एक्चुअली हमारे कॉन्सेप्ट में यहाँ क्या आना था, फ्रिक्शन। तो बहुत छोटा सा चेंज है, लेकिन इस छोटे से चेंज से
+3 और -1 का डिफरेंस है जो आपका एग्जाम में मार्क्स है ना, +4 और -1 का डिफरेंस, पॉजिटिव मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स का डिफरेंस इसी में है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक ये होती है, बच्चे याद रखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जब लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगी। याद क्या रखना है? जब फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। और मैं इस बात को यहां पे लिख भी देता हूं, मिसकंसेप्शन एंड करेक्शन। मिसकंसेप्शन है हमारी, एक्सटर्नल फोर्स जब लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल पहुंचेगी, तो स्लिपिंग स्टार्ट होगी। लेकिन करेक्शन क्या है? जब फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचेगा एक्चुअली, तब हमारी स्लिपिंग स्टार्ट होने वाली है। ये एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू वाला जो है ना, ये केवल एक केस में करेक्ट है, जब आपके पास सिंगल ब्लॉक है जो कि ग्राउंड पे रखा है। इसके अलावा किसी केस में वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज हम हमेशा ये 3 स्टेप से सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर है बच्चों। फर्स्ट 1 ब्लॉक प्रॉब्लम, अब इसके बाद सीधा आ जाते हैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम पे। इस पे भी सेम हमारा जो स्टेप्स है ना, सेम हमारा जो एल्गोरिथम हमने देखा था उसी को अप्लाई करेंगे। नोटिस करो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स है M1 M2। M1 M2 के बीच में तो मैंने फ्रिक्शन दिया है जो जनरली प्रॉब्लम्स में ऐसे आपको दिखेगा, और ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। M1 पे मैं फोर्स लगा रहा हूं F। मान लो मैं जानना चाहता हूं कि F की कौन सी वैल्यूज के लिए स्लिपिंग नहीं होगी और कौन सी वैल्यूज के लिए होगी, ठीक है। तो जब तक स्लिपिंग नहीं होगी तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसके बाद काइनेटिक है, तो स्टैटिक से काइनेटिक में चेंज हो सकता है, कंफ्यूजन हो रही है, तो क्या करना है? पहला अपना एल्गोरिथम याद रखना, पहले एज्यूम करें नो स्लिपिंग। तो पहले एज्यूम कर लेते हैं भाई नो स्लिपिंग। अगर M1 और M2 के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही, तो थोड़ा सोच के देखो, स्लिपिंग का मतलब होता है रिलेटिव मोशन। स्लिपिंग नहीं हो रही इसका मतलब है दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी बच्चे इससे सोच लेते हैं कि पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। बच्चे पूरा सिस्टम रेस्ट पे नहीं रहेगा, क्योंकि नोटिस करो नीचे ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर तुम M1 M2 के सिस्टम के बारे में सोचो, जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगेगी F, इसको अपोज करने के लिए कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है ग्राउंड से, तो ये इमीडिएटली सिस्टम मूव करने लगेगा। नो स्लिपिंग से हमारा क्या मतलब है? दोनों अभी इनिशियली साथ साथ मूव करें। अच्छा, अगर नो स्लिपिंग है, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, लेट्स से इन दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन है बच्चों a, और वो कॉमन एक्सेलरेशन a अब मैं निकाल सकता हूं न्यूटन सेकंड लॉ से। क्या बोलूंगा मैं? दोनों क्योंकि साथ साथ मूव कर रहे हैं, एक ही सिस्टम मान लेते हैं, एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल, एक ही एक्सेलरेशन है, मैं लिख सकता हूं ना न्यूटन सेकंड लॉ से, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से नोटिस करें एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है। सेकंड स्टेप क्या था? याद करो अपना सेकंड स्टेप था, वो हमें फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फ्रिक्शन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है न्यूटन सेकंड लॉ से। कैसे करेंगे? देखो, एक्सेलरेशन तो आगे हमने दोनों को एक साथ लेके सिस्टम लेके न्यूटन सेकंड लॉ लगाया था। फ्रिक्शन इन दोनों के बीच की फोर्स है, ठीक है, M1 और M2 के बीच में लग रही है। तो या तो मुझे M1 को अलग से देखना है या फिर M2 को अलग से देखना है। मैं एक्चुअली दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पे आपको दोनों में से कोई एक ही चाहिए। देखिए M1 भी है, M2 भी है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला। क्या होगा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? देखो M1 के ऊपर क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रही है F, तो अगर इस सरफेस से फ्रिक्शन नहीं होता तो M1 राइट में भागने की कोशिश करता, ठीक है, यानी M1 पे फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट में, न्यूटन थर्ड लॉ से M2 पे राइट में लगेगा। दोनों की एक्सेलरेशन a है, तुम दोनों में से किसी भी एक पे न्यूटन सेकंड लॉ लगा के फ्रिक्शन निकाल सकते हो। मैं M2 पे लगा लेता हूं, क्योंकि M2 पे इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि M2 पे एक ही फोर्स है F। तो नोटिस करें M2 पे अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगा दूं तो मैं लिखूंगा F इक्वल टू M2A, और A की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका था, तो आ जाएगा F इक्वल टू M2F बाय M1 प्लस M2। और अब लास्ट स्टेप क्या होने वाला है? याद है ना, लास्ट स्टेप में हमको क्या करना है? कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग विल बी थर्ड, फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। और बच्चों ये तो आपको दिख ही रहा होगा, इस सरफेस पे नॉर्मल फोर्स है M1G, तो लिमिटिंग वैल्यू होगी म्यू M1G, यानी कि मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी M2F बाय M1 प्लस M2,
लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू तुम्हारी है ये म्यू m1g। इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं रिजल्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, f शुड बी लेस देन इक्वल टू आपके पास आ रहा होगा म्यू m1g इंटू m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m। देखिए ये जो हमने किया है इसको थोड़ा सा हम शॉर्टन कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने पूरा प्रोसेस किया है इसको थोड़ा सा हम कम स्टेप्स में कर सकते हैं, स्पेशली फॉर 2 ब्लॉक्स, ठीक है। इससे पहले जो हमने रामबाण दिया था ना, ये वाला 3 स्टेप्स वाला, ये तो हर जगह काम करेगा ये तीनों स्टेप्स, लेकिन स्पेशली फॉर 2 ब्लॉक्स थोड़ा सा एक शॉर्टकट बना सकते हैं। क्या शॉर्टकट बना सकते हैं? देखिए हाँ, आपको क्या करना है, पहले दोनों ब्लॉक्स को एक साथ मूव करा के कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूं फिर लिख दो। पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और फिर उसके बाद दोनों ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम में ये सोचना है कौन सा ब्लॉक केवल फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेटेड है। तो इससे पहले आप भूल जाए, मैं पहले आपको यही करके दिखा देता हूं। देखो m1 और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम सोचो। अभी मैंने आपको दिखाया था, रिपीट कर रहा हूं। m2 के ऊपर फ्रिक्शन राइट में, m1 के ऊपर फ्रिक्शन लेफ्ट में था। मैंने क्या बोला, आपको नोटिस करना है कौन सा ब्लॉक केवल फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेटेड दिख रहा है ना आपको। m1 पे तो 2 फोर्सेस हैं, m2 पे एक ही फोर्स है जिसको एक्सेलरेट करा रही है, यानी कौन सा ब्लॉक केवल फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेटेड है? m2। जो ब्लॉक केवल फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेटेड है उससे आप मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, क्योंकि भाई फ्रिक्शन जो है उसकी तो एक मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है ना। ये जो फ्रिक्शन है ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी एक मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। और फिर पहले जो आपने एक्सेलरेशन निकाली थी उसको लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू कर दीजिए। मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकालो, इसको मैं बोलता हूं बच्चों ए। दूसरा, उस ब्लॉक को देखो जो केवल फ्रिक्शन से एक्सेलरेटेड है, ओनली फ्रिक्शन एक्सेलरेटेड ब्लॉक। उस ब्लॉक से क्या निकालना है? एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और फिर थर्ड, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम होगी ना, लॉजिकली मैक्सिमम का मतलब हाईएस्ट। तो थर्ड अपनी कंडीशन लगा दो कि एक्सेलरेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। एक्सक्यूज मी, ये करके दिखा रहा हूं मैं जल्दी से, बहुत सिंपल है। देखो तुम जानते हो m1 m2 की कॉमन एक्सेलरेशन अभी हमने निकाली थी। कॉमन एक्सेलरेशन आई थी a इक्वल टू f डिवाइड बाय m1 प्लस m2। कौन सा ब्लॉक केवल फ्रिक्शन से एक्सेलरेटेड है? दिख रहा है आपको, केवल सेकंड वाला एक्सेलरेटेड है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होने वाली है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मैं जानता हूं होने वाली है म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू m1g। अगर ये मैक्सिमम फोर्स है तो इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होगी? फोर्स डिवाइड बाय मास। तो आप देख रहे हैं a मैक्स आ गया, a मैक्स आ जाएगा फोर्स डिवाइड बाय मास। और उसके बाद लास्ट स्टेप में अपने को क्या करना है? एक्सेलरेशन शुड बी लेस देन वैल्यू, लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि मैं लिख देता हूं f बाय m1 प्लस m2 शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू म्यू m1g डिवाइड बाय m2। यहाँ पे अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, आप नोटिस कर सकते हैं सेम आंसर आ गया जो पहले आया था, ठीक है। आप नोटिस करें दोनों अप्रोचेस जो है, दोनों में 3 स्टेप में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। यहाँ पे अपने को क्या करना है, पिछली वाली अप्रोच में यहाँ पे अपने को क्या करना है, पहले मानना है कि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, कॉमन एक्सेलरेशन निकालनी है, फिर फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, और फिर लास्ट में फ्रिक्शन के ऊपर कंडीशन लगानी है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। लेकिन 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में आप इसका थोड़ा सा ऑल्टरनेट कर सकते हैं। आप पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकालें, सेकेंड स्टेप में फ्रिक्शन की जगह उस ब्लॉक को देखो जो केवल फ्रिक्शन से एक्सेलरेटेड है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो, और फिर थर्ड स्टेप में फ्रिक्शन की जगह कंडीशन एक्सेलरेशन पे लगा दो, a लेस देन इक्वल टू a मैक्स। इसमें बस ये बोलना है मुझे कि ये वाली जो अप्रोच है ना बेटा, ये केवल 2 ब्लॉक्स में काम करेगी, जबकि पहली वाली हमेशा काम करेगी। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं आप इसमें। देखो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं मैं प्रीवियस ईयर और HCV सोर्सेज से, ठीक है, HC वर्मा से और प्रीवियस ईयर जेईई मेन के कुछ क्वेश्चन है। देखिए 2 ब्लॉक हैं, फिर से 2 kg 3 kg, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है। आपसे पूछा है कौन सी वैल्यू ऑफ f पे स्लिपिंग स्टार्ट होगी। तो मैं फिर से अपना शॉर्टकट वाला अप्रोच करने वाला हूं। पहले मान लेते हैं दोनों साथ मूव करेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। देखो कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स डिवाइड बाय मास,
कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय मास यानी F/5। कौन सा ब्लॉक केवल फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेटेड है? मुझे पता है 2 kg पे तो ये एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। 3 kg पे केवल फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो 3 kg केवल फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेटेड। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं, तो मैं बोल दूंगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी आएगी? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय मास। ठीक है ना, मैं यूज कर रहा हूं एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है म्यू इनटू नॉर्मल। म्यू इनटू नॉर्मल मतलब 0.6 इनटू 20, दिख रहा है ना, 0.6 इनटू 20 डिवाइड बाय 3, और देख सकते हो ये आ जाता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अपनी कंडीशन क्या है? जो हमने कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया है वो ऑब्वियसली मैक्सिमम से कम होनी चाहिए, तो थर्ड में हम यूज कर लेंगे a लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, व्हिच मींस F/5 इज लेस देन इक्वल टू 4 और F इज लेस देन इक्वल टू 20। जो फोर्स हमने लगाई है वो 20 न्यूटन से कम होगी तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे, 20 से ज्यादा लगाओगे तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एकदम वही क्वेश्चन है जो अभी भी बताया था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देता हूं इसमें। यहां पे एक्चुअली इससे पहले आपको ये वाला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है इससे पहले वाले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। यहां पे नोटिस करो कि दो ब्लॉक्स है 2 kg 3 kg, ग्राउंड पे अभी फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन अब की बार दोनों पे फोर्स लग रही है। तो बेटा अगर दोनों पे फोर्स लग रही है ना, तो हमने जो एक्सेलरेशन वाला एल्गोरिदम किया था ना, वो अब काम नहीं करेगा। आपका जो रामबाण वाला था फ्रिक्शन वाला, वही काम करेगा। तो हम देखो यहाँ पे जानना चाहते हैं कि फोर्स की कितनी वैल्यू पे स्लिपिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो हमेशा से कर रहे हैं। तो कैसे करना है? पहले अज्यूम करो नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग से कॉमन एक्सेलरेशन निकालो, फिर उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ से फ्रिक्शन कैलकुलेट करो और फ्रिक्शन पे अपनी कंडीशन लगाओ। तो मैं भी आपको करके दिखाता हूं। उससे पहले यहां पे नोटिस करें जो 2 kg 3 kg है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है इस सरफेस पे वो है 0.6 इंटू 20 वंस अगेन 12 न्यूटन। अच्छा जी, कॉमन एक्सेलरेशन क्या आएगी अगर हम नो स्लिपिंग ले लें? नोटिस करो अगर दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, लेट से एक्सेलरेशन है a, तो राइट में दो फोर्सेस है, एक F और एक 4 न्यूटन। यानी मैं लिख सकता हूं न्यूटन सेकंड लॉ से नेट फोर्स F प्लस 4 इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन इज 5 इंटू ए। यहां से देखिए a आ जाता है F प्लस 4 डिवाइड बाय 5। दोनों अगर साथ साथ मूव करें तो कॉमन एक्सेलरेशन आ गई। नेक्स्ट फ्रिक्शन निकालना है। फ्रिक्शन के लिए दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। या तो 2 kg से निकाल सकते हो या 3 kg 4 kg से निकाल सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। लेकिन अब इसमें देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं, क्या होगी फ्रिक्शन की डायरेक्शन? अगर आप स्लिपिंग कराना चाहते हैं, लेट्स सपोज इस सिस्टम में आप स्लिपिंग कराना चाहते हैं, ठीक है, हम निकालना चाहते हैं एफ की वैल्यू ताकि स्लिपिंग हो जाए, तो स्लिपिंग के टाइम पे कौन सा ब्लॉक राइट में स्लिप करने की टेंडेंसी पे होगा, 3 kg वाला या 2 kg वाला? आई होप आपको क्लियर है बात कि बेटा 2 kg वाला ब्लॉक राइट में स्लिप करने की टेंडेंसी पे नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए बच्चों कि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 12 है और इसमें राइट में फोर्स लग रही है 4, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से पहले ही आप देख सकते हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 12 से पहले ही वो बैलेंस हो जाएगी। तो डेफिनेटली 2 kg की स्लिपिंग की टेंडेंसी जो है राइट में नहीं हो सकती। इसका मतलब स्लिपिंग की टेंडेंसी राइट में किसकी होगी? 3 kg की। तो 3 kg में फ्रिक्शन ले लीजिए लेफ्ट में और 2 kg पे फिर ले लीजिए राइट। दोनों की एक्सेलरेशन ए हम निकाल चुके हैं, दोनों में से किसी एक से आप फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लीजिए। मैं फ्रिक्शन कैलकुलेट कर रहा हूं लेट्स से 2 kg। तो मैं लिखूंगा 4 प्लस एफ, देखो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम यहां पे निकाल चुके हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इससे फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2f प्लस 8 बाय 5 माइनस 4, और इसको अगर सॉल्व करें तो मैं नेक्स्ट बोर्ड पे लिख देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे क्या आने वाला है। 2f प्लस 8 माइनस 20 हो जाएगा ना, इसका मतलब हम लिख देते हैं फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा 2f माइनस 12, देखो 8 माइनस 20 डिवाइड बाय 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, लास्ट स्टेप क्या था?
नो स्लिपिंग के लिए फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन लिमिटिंग वैल्यू, मतलब फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन लिमिटिंग वैल्यू हमारी 12 आई थी, मैं लिख देता हूँ इट शुड बी लेस देन 12, विच मीन्स 2f माइनस 12 और 5 इज लेस देन 12। और इसको जरा जल्दी से सॉल्व करें तो f की वैल्यू कुछ आ जाती है, कितनी आती है देखो, 60 प्लस 12 बाय 2 इज 36। अब वेरीफाई कर सकते हैं f शुड बी लेस देन इक्वल टू 36 न्यूटन। इन जनरल टू ब्लॉक प्रॉब्लम में अगर एक ही ब्लॉक पे फोर्स लग रही है तो तुम वो कॉमन एक्सेलरेशन वाला, कॉमन एक्सेलरेशन के बाद जिस ब्लॉक पे केवल फ्रिक्शन लग रहा होता है वो वाला अप्रोच कर सकते हो। बट अगर दोनों ब्लॉक पे फोर्स लगेगी, अगर ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन आ जाएगा या कोई भी और वेरिएशन होगा, 2 की जगह 3 ब्लॉक हो जाएंगे, तो हमारा वो रामबाण वाला अप्रोच ही काम करेगा हमेशा। ठीक है, चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इनफैक्ट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, एक दो क्वेश्चन भी देख लिए। अब सीधा कर लेते हैं 3 ब्लॉक प्रॉब्लम। आपने देखा होगा HCV में क्वेश्चन 3 ब्लॉक्स है, मासेस गिवन है। नोटिस करो ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं है, ये सरफेस 2 और सरफेस 1 पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट अपने को गिवन है। 3 केसेस हैं, एक बार मैं फोर्स लगा रहा हूं 2 kg पे, सेकंड केस में लगा रहा हूं 3 पे और थर्ड केस में लगा रहा हूं 7 kg में। तीनों केसेस में मुझे तीनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं क्या होगा अगर हम फोर्स लगाए 2 kg के ऊपर। ठीक है, और सोच के देखो हमारा आइडिया क्या था। जब भी हमें कंफ्यूजन है कि स्लिपिंग होगी या नहीं होगी, पहले मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, पहले मैं मान लूंगा कि स्लिपिंग नहीं है, तो पहले मैं मान लेता हूं नो स्लिपिंग। ठीक है भाई, अगर मैं मान रहा हूं कि कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि तीनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं। फोर्स मैंने लगाई हुई है 2 kg पे, यहां फोर्स लगा देता हूं 10 न्यूटन। तीनों एक साथ मूव कर रहे हैं, लेट्स सपोज तीनों की कॉमन एक्सेलरेशन है a। कॉमन एक्सेलरेशन पहले निकाल लीजिए। आप बोलेंगे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो 10 सेम एज 12a, यू कैन सी दिस गिव्स यू a सेम एज 5/6। अब मुझे चेक करना है कि मेरी अजम्पशन करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करूंगा, मुझे फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाए अलग अलग, 2 kg का, 3 kg का और 7 kg का। मैं जानता हूं 2 kg पे एक्सटर्नल फोर्स इधर है, तो फ्रिक्शन लेफ्ट में होगा F1, न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे पता लग गया। और 3 kg अब क्योंकि राइट में भागना चाहेगा तो F2 इधर होगा, 7 kg पे न्यूटन थर्ड लॉ से F2 इधर आ जाए। मुझे F1 और F2 की वैल्यू निकाल के वेरीफाई करना है कि वो लिमिटिंग वैल्यू से कम आना चाहिए। पहले F1 से स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सेलरेशन ने A निकाली है, तो F1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो नेट फोर्स 10 माइनस F1 इक्वल टू 2 into A, mass into acceleration. You can see this gives you F1 equal to 10 minus 5/3 और देखोगे ये 25/3 आ जाएगा। लेकिन बच्चों पहले हम देख चुके हैं कि F1 की लिमिटिंग वैल्यू 4 न्यूटन थी, तो ये जो है अपनी लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है और ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरी ये जो अजम्पशन है ये गलत है। इसका मतलब तीनों ब्लॉक्स एक साथ नहीं मूव कर रहे होंगे। पक्का है कि 2 kg और 3 kg के बीच में स्लिपिंग हो रही होगी। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, अब मैं मान लूंगा कि 2 kg तो स्लिप कर रहे हैं, 3 और 7 मान लेते हैं साथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक तो अपने को पता लग गया पक्का स्लिप कर रहा है, बाकी दोनों मान लेते हैं साथ में मूव कर रहे हैं। तो एक जो पक्का स्लिप कर रहा है उस पे हमें पता है फ्रिक्शन काइनेटिक होगा 2 kg पे। 3 और 7 के बारे में अपने को नहीं पता है अभी। फ्रिक्शन काइनेटिक होगा तो पक्की बात है 2 kg में फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल, उसकी वैल्यू 4 न्यूटन है। तो इसकी एक्सेलरेशन ले लेते हैं कुछ A1। अच्छा 3 और 7 जो है, देखो ये 4 न्यूटन इस पे इधर है, तो इस पे न्यूटन थर्ड लॉ से राइट में होगा। 3 और 7 मान लेते हैं एक साथ मूव कर रहे हैं एक्सेलरेशन A प्राइम से। अब फिर से assumption मुझे चेक करनी पड़ेगी। कैसे चेक करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे कॉमन, एक्सेलरेशन से फ्रिक्शन निकालेंगे। पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो यहां से A प्राइम आ जाएगा 0.4 और फिर इनमें इनके ऊपर फ्रिक्शन निकालेंगे, तो 3 और 7 को अलग अलग ड्रॉ करें। देखिए मैं 7 kg दिखा देता हूँ, 3 पे 4 और F2 लेफ्ट में है, 7 पे F2 राइट में और एक्सेलरेशन राइट में। तो 7 kg से मैं निकाल लेता हूँ। 7 kg में मैं बोलूंगा F2 एक ही फोर्स है देखो, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन
ये देखेंगे तो 2.8 आ जाएगा, विच इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू। आपको याद होगा F2 की लिमिटिंग वैल्यू 15 न्यूटन थी, तो ये जो 2.8 न्यूटन है वो 15 न्यूटन से कम आ रहा है, यानी कि हमारा assumption करेक्ट है। और अब ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये फाइनल आंसर्स हो गए। इसका मतलब A1 की वैल्यू पहले पार्ट में आ जाएगी, यहाँ पे देखें नेट फोर्स 10 - 4 बाय मास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A2 और A3 फर्स्ट पार्ट में दोनों सेम है और दोनों की वैल्यू रहेगी जो हमने यहाँ निकाली है 0.4। बच्चों ऐसे ही सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व कर सकते हो, और सेकंड और थर्ड पार्ट में तुम पाओगे कि स्लिपिंग नहीं होगी, लेकिन सेकंड और थर्ड पार्ट में ना मैं तुम्हें फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकाल के दिखा देता हूं। इन द सेंस जब आपकी फोर्स लगेगी 3 kg पे या 7 kg पे, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। देखो ये सेकंड पार्ट है जिसमें फोर्स हमारी 10 न्यूटन 3 kg पे लग रही है, और लास्ट पार्ट जिसमें फोर्स आपकी 7 kg पे लग रही है। हम बस डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन की डायरेक्शन, बाकी हमारा प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होती है फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या आएगी। देखो 3 kg पे फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगर तुम्हें डिटरमाइन करनी है 3 kg से स्टार्ट करो। इस पे फोर्स लग रही है राइट में, डेफिनेटली ये राइट में स्लिप होना चाहेगा, तो इसके ऊपर जो दोनों फ्रिक्शन होंगे ना वो लेफ्ट में लगेंगे। F1 भी लेफ्ट में लगेगा, F2 भी लेफ्ट में लगेगा। और अगर ये दोनों F लेफ्ट में है तो न्यूटन थर्ड लॉ से इसके ऊपर ये राइट में लग रहा होगा, इसके ऊपर भी राइट में लग रहा होगा। जब आपने एक्सटर्नल फोर्स 7 kg पे लगाई तो फिर 7 kg से स्टार्ट करें। अपने को पता है ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से राइट में स्लिप होना चाहेगा, तो 7 kg पे ये वाला जो फ्रिक्शन है F2 ये लेफ्ट पे लगेगा, सो न्यूटन थर्ड लॉ से 3 kg पे राइट में लगेगा। और अब अगर F1 यहाँ पे मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो सोचो 3 kg किधर भागता है, इस F2 की वजह से 3 kg राइट में भागता, तो इसलिए 3 kg पे जो F1 लगेगा वो लेफ्ट में लगेगा, जबकि 2 kg पे राइट में लगेगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑल 3 ब्लॉक्स इन द नेक्स्ट 2 पार्ट्स। इसके अलावा बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, आप कॉमन एक्सेलरेशन निकाल के चेक कर सकते हैं कि आपकी अजम्पशन करेक्ट है या नहीं, क्योंकि मैं पहले से कर चुका हूं बेटा। इस सेकंड और थर्ड पार्ट में आप पाएंगे कहीं पे भी स्लिपिंग नहीं होगी, तीनों ब्लॉक्स जो है कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हमने टू ब्लॉक प्रॉब्लम और एक 3 ब्लॉक प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, ख़त्म करते हैं यहाँ पे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।